हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एल्किलाइड का। सभी देखिए, हर चैप्टर का हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ने वाले हैं। मीन्स कह सकते हो एक्सट्रैक्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो हर चीज़ नहीं बात करेंगे, जो बहुत काम की बात नहीं उसकी बात नहीं करेंगे, बट हाँ जो सबसे मेन बातें हैं हर चैप्टर की उसके बारे में बात करेंगे। सो पहला चैप्टर जो हमारा है क्लास 12th का नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसका हम लोग प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो आज करेंगे। एक लेक्चर उसके बाद करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, उसके बाद एक लेक्चर उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे और एक लेक्चर उसके एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तो हर एक लेक्चर जो होगा वो फ्रेगमेंटेड होगा ऑन ईच स्पेसिफिक टॉपिक। आपको जो सीखना है उसका आप पार्ट सीख लोगे, उसका ऑनलाइन टेस्ट भी करा चलेंगे। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका एक ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग जरूर रखेंगे। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन। बट उसके पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। तो देखिए, अगर हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिड होगा उससे आपका हेलोजन जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हेलो एल्केन। और जो हेलो एरीन होगा उसमें एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो हेलो एरीन का मतलब होता है जब आपका हेलोजन किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो या बेंजीन रिंग से। सो व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग दैट इज कॉल्ड हेलो एरीन, एंड व्हेन हेलोजन अटैच्ड टू एलिफैटिक कार्बन देन इट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। तो हमें इसको बनाने के भी मेथड पढ़ने हैं और इसको बनाने के भी मेथड पढ़ने हैं। इसकी डिग्रियां अलग अलग है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग है। इसमें आपका भी मिल जाएगा, सिर्फ एक ही बेंजीन पे जुड़ेगा। सो 1 2 3 ट्राइब्रोमो मोनोब्रोमो हो सकता है, मोनोब्रोमो। बट हम हेलो एल्किन जो बनाएंगे उसमें हेलोजन जो होगा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा। सो जहां पे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैचमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन। अब देखो, एरीन हेलो का मतलब ब्रोमो होता तो ब्रोमो एरीन या ब्रोमो बेंजीन बोलते, क्लोरीन होता तो हेलो क्लोरीन बोलते। सो आइए 1 बाय 1 मेथड देखते हैं। इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें कई सारे नेम रिएक्शन आएंगे, सबको हमें सीखना है और सबके बारे में जानना जरूरी है। सो एक्सट्रैक्ट क्योंकि पढ़ना है तो सारी इंपॉर्टेंट बातें डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बातें बट डिटेल में। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना जरूर से और एक बार जरूर शेयर कर दिया करिए। और शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन पार्ट पे हमें जाना है। तो पहले हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड का। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड कह लो या इन्हीं को हेलो एल्केन कहा जाता है, ठीक है। आइदर एल्काइल हैलाइड और दिस इज ऑल्सो नोन एज हेलो एल्केन। इनका हम लोग करेंगे प्रिपरेशन। सो कैसे ये प्रिपेयर होते हैं, 1 बाय 1 सारे मेथड देखने हैं। सो सभी मेथड को हम सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 आपके लिए लेके शुरू कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन मेथड, हेलो एल्केन बनाने का फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। सो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन। अगर एल्कीन हो आपके पास तो क्या उससे हम हेलो एल्कीन बना सकते हैं, हेलो एल्केन बिल्कुल बना सकते हैं। एल्किलाइड हम कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। सो अगर किसी एल्कीन पे आप HX का एडिशन करा दो, HX मतलब HCl HBr HIHF कोई भी हेलो एसिड हो, ठीक है। सो उसके एडिशन से हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड उसको हम लोग बोलते हैं। सो इफ वी हैव एल्कीन, सो बाय द एडिशन ऑफ HX, so when alkene react with HX, halogen halide, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म, एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। सो जब भी किसी एल्कीन पे आपका HX रिएक्शन करेगा, HX इज कॉल्ड हेलो एसिड, ठीक है, हेलो एसिड। जैसे HI हो गया तो आयोडिक एसिड बोलते हैं, HBr हो गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो यहाँ पे HX बराबर हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हैलाइड हो सकता है, ठीक। सो मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, व्हेन दिस एल्कीन रिएक्ट विथ HX, हमें मिलेगा जो प्रोडक्ट वो मिलेगा आपको, यहाँ पे X जुड़ जाएगा और यहाँ पे H। ये हो गया आपका हेलो एल्केन का प्रिपरेशन, ठीक है। यही हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है। अब सवाल ये है
कि ये कौन सा मेथड फॉलो करेगा और कैसे बनेगा, वो 1 बाय 1 देखना है। ठीक है, सबसे पहले है HX। ये जो रिएक्शन होता है एल्कीन पे HX का, ये कार्बोकैटायन से जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू, तो इसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है इट प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, इट प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन। तो अगर कोई स्पीसीज कार्बोकैटायन से जा रहा है, सो जो कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल बनेगा उसी के साथ रेट सबसे हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट रेट इज ऑब्जर्व विथ मोस्ट स्टेबल कैटायन, हाईएस्ट रेट इज ऑब्जर्व्ड विथ मोस्ट स्टेबल कैटायन, मोस्ट स्टेबल कैटायन। जो कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी के साथ आपको हाईएस्ट रेट ऑब्जर्व होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगा। और अगर कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट्स होंगे, रीअरेंजमेंट अगर इसमें रीअरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबिलिटी है देन रीअरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सो दोनों चीजें आपको देखना है कि पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करना और नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं करना। अब ये कैसे होगा, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं नेक्स्ट वाले में। ठीक, सबसे पहले हमसे पूछा जाता है रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू HX, रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू HX, मतलब किस HX के साथ रिएक्टिविटी सबसे तेज मिलेगी। मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है कि हम कौन सा हैलोजन यूज करें कि सबसे तेज रेट मिले। ठीक है, रेट सबसे तेज हो जाए। तो हमारे पास देखो वैरायटी ऑफ HX हैं। सो आप क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑर्डर होता है वो होता है HI मोर देन HBr मोर देन HCl मोर देन HF। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा HX है वो एसिड का बिहेव कर रहा है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो सबसे तेज रिएक्शन करेगा और जो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा वो सबसे स्लोवेस्ट अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो बच्चों, जो आपका HF HBr है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा ये होता है, HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वही आपका सबसे तेज रेट देगा। और HF यहाँ पे क्या होता है, वीकेस्ट, तो सबसे कमजोर है। तो जो एसिड सबसे वीक होगा उसका रेट सबसे स्लो होगा। सो दिस इज आवर ऑर्डर, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि रिएक्टिविटी जो है HX के रेस्पेक्ट में HI सबसे तेज दे रहा है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। अब दूसरी बात है विथ रेस्पेक्ट टू, अगर हमें रिएक्टिविटी दूसरे टर्म में बात करना एल्कीन के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा। सो देखिए रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू एल्कीन, कौन सा एल्कीन लेंगे कि रेट सबसे तेज मिले। तो यहाँ पे एल्कीन के रेस्पेक्ट में जो होगा रिएक्टिविटी वो फॉलो करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो वो एल्कीन जो मोस्ट स्टेबल कैटायन बना के देगा उसका रेट सबसे हाईएस्ट होगा। सो यहाँ पे रिएक्टिविटी हो जाएगी, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उसके साथ आपको रेट सबसे हाईएस्ट मिलेगा, सबसे तेज मिलेगा। यहीं पे एक रूल आपको बताना है, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। ये जो पूरा सिस्टम है ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ चलता है। और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे सो आगे आपको दिखेगा कि मार्कोनिकॉफ रूल ही इसे हैंडल करेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, जस्ट 1 मिनट। सो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, शुरू करते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल हमारा क्या है। सो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल देखिए बहुत सिंपल सा है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, पहली बात तो दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज करने वाले नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर कोई एल्कीन सिमेट्रिकल है तो उस पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या हो गया, ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, ये एल्कीन हमारा क्या है
अनसिमेट्रिकल है, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। ये एल्कीन हमारा कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। सो दीज एल्कीन्स आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, ये एल्कीन भी हमारा अनसिमेट्रिकल है। एल्कीन के दोनों साइड का पार्ट इक्वल नहीं होगा तो अनसिमेट्रिकल है, और अगर दोनों साइड डबल बॉन्ड को बीचों बीच काट दो, दोनों साइड अगर बराबर हो गए तो सिमेट्रिकल है, वहां मार्कोनिक नहीं वर्क करता। मार्कोनिक सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है कहां पे, जहां पे आपका अनसिमेट्रिकल हो, जहां पे सिमेट्री नहीं होगा वहीं पे मार्कोनिक वर्क करेगा। सो लेट्स सी कि कैसे वर्क करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, यहां पे रिएजेंट HX है ना, सो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट added to that carbon of alkene, added to that carbon of alkene having greater number of hydrogen, having greater number of हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी एल्कीन में वहीं पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पे जाके आपका पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, और इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो यूजुअली क्या है, H+ आयन है, ठीक, और नेगेटिव पार्ट जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां जाके जुड़ेगा, ठीक है। सो इस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका रूल है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे सपोज कर लो हमने ये लिया एल्कीन, डबल बॉन्ड, ये CH2, अब एल्कीन देखो बच्चों, यहाँ से ये कार्बन और CH2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये एल्कीन है। अगर हम इस पे HBr डालेंगे तो HBr में H जो है पॉजिटिव पार्ट और Br क्या है, नेगेटिव पार्ट। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H कहाँ जुड़ेगा, जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और Br कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जो CH2 पे H जुड़ गया तो CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Br, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो जोड़ा। दूसरा, अगर मान लो इस पे हमने HBr जोड़ा होता तब क्या होता भैया, इसमें ध्यान से देखो, जो एल्कीन का कार्बन है ना, एल्कीन का कार्बन वो यही है, केवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल्कीन है। अगर इस एल्कीन को देखा जाए तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, और इस कार्बन पे एक H होगा क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस कार्बन पे एक H है बट ऊपर वाले कार्बन पे एक भी H नहीं है, तो डबल बॉन्ड में से आपका Br कहाँ जाकर जुड़ेगा, जहाँ पे आपका H ज्यादा है। तो HBr में H पॉजिटिव पार्ट है और Br नेगेटिव पार्ट। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे, H को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा था और Br को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है। सो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल CH3 के बगल में Br आ जाएगा और नीचे हमारा जाके यहाँ पे एक H पहले था, एक और H जाके जुड़ जाएगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। यही हमारा क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है, और यही मार्कोनिकॉफ रूल हमें फॉलो कराना है। तो कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, अगर आप उसको चाहते हैं कि एल्किल लाइट बने, देयर यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, नॉलेज ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन से ही जाता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से। सो ये आपको पता होना चाहिए। पहला मेथड ये था, आप डिफरेंट एल्कीन में कर सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड थ्रू विच वी आर फॉर्मिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू बना लिए। दूसरा है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी यहीं आएगा, ठीक है। ये दूसरा देखते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वो क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास नाम का साइंटिस्ट ने सर्च किया था इसको, इसलिए इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ठीक है, बहुत नाम पे नहीं जाना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अब पहली बात, एंटी मार्कोनिकॉफ कौन देता है, इसमें भी सबसे पहली बात आ जाए कौन देता है। सो कौन देता है, इट इज गिवन बाय अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इट इज गिवन बाय अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जरूरी है एल्कीन कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल हुआ तो यहां भी नहीं मिलेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो गिवन बाय अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, peroxide must be present, peroxide must be present in reaction,
रिएक्शन में पेरोक्साइड का होना मस्ट है, इसीलिए पेरोक्साइड इफेक्ट इसका नाम है। अगर पेरोक्साइड नहीं पाया जाएगा बच्चों तो रिएक्शन नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। तो इट शुड हैव पेरोक्साइड, अदरवाइज देयर शुड बी नो एनी वैल्यूएशन ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन फिर मतलब का नहीं रह जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ये फ्री रेडिकल से जाता है, पहला वाला कार्बोकेटायन से गया था। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना के जाएगा। तो ध्यान रखना, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट शुड बी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अब इसका जो रिएजेंट है याद रखना, एकदम रट लीजिएगा इसको, दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के साथ वर्क करता है, R2O2। कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं। ये HBr के अलावा अगर आपने इसमें कोई और रिएजेंट लिया तो आपको मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं देगा। दिस कॉम्बिनेशन गिव एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकॉफ। बट अगर आपने यहाँ पे HCl और R2O2 लिया या HI ले लिया, इसके साथ कोई भी ले लिया और इसके अलावा HBr के अलावा, तो ये सिंपल मार्कोनिकॉफ दे देगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ मिलेगा। इस बात को एकदम जेहन में बैठा लीजिए कि अगर गलती से भी आपको HBr की जगह HCl और पेरोक्साइड दिख गया तो ये मत सोचना कि एंटी मार्कोनिकॉफ मार देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा ही नहीं, होगा मार्कोनिकॉफ। उसका वजह क्या है, आप पढ़िएगा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको GOC वाले चैप्टर मिल जाएगा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तब होता है, रेडिकल बनते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तब होता है जब दो बॉन्डेड एटम के बीच की ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो हो या तो बहुत कम होगा। डिफरेंस ज्यादा हुआ तो पोलर हो जाएगा, फिर वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा। HBr के साथ पहली बात क्या है, H और Br के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, वो होमोलिटिकली टूटते हैं। दूसरी चीज, HCl में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, दूसरा इसका कोई न कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी उसको चाहिए होगा, दैट इज वाई इट इज नॉट गोइंग थ्रू रेडिकल फॉर्मेशन, इट इज गोइंग थ्रू हेटेरोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कैटायन और एनायन बना लेते हैं। तो ये पेरोक्साइड होते हुए भी रेडिकल नहीं बना पाएगा और ये बनाएगा आपका कार्बोकेटायन, मतलब H+ और Br Cl-, तो मार्कोनिकॉफ देगा। सो एंटी मार्कोनिकॉफ ओनली HBr पेरोक्साइड के साथ देता है और कोई भी नहीं देगा। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, एकदम पक्का होना चाहिए। अब इसका डेफिनेशन लिखने नहीं जा रहा हूं, उसका उल्टा कर लेना है मार्कोनिकॉफ का। अब इसमें क्या होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। सो अगर हमने ये एल्कीन ले लिया बच्चों, अगर हम लोगों ने ये एल्कीन यूज कर लिया और इस पे डाल दिया आपका HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो अब इसमें जो है पॉजिटिव पार्ट H है और नेगेटिव पार्ट Br, उल्टा जोड़ना। इस बार Br किनारे वाले पर अटैक करेगा और H बीच वाले पे, यही तो एंटी मार्कोनिकॉफ है। मार्कोनिकॉफ होता तो उल्टा जोड़ता, Br बीच में जाता और H किनारे आता, बट यहाँ पे अब उल्टा होने वाला है। सो प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगा, उल्टा। उल्टा बोले तो ये प्रोडक्ट, ये CH2 पे जाएगा, क्या जोड़ना है, Br। सो दिस इज अ प्राइमरी हैलाइड वी आर ऑब्टेनिंग, प्राइमरी हैलाइड। मार्कोनिकॉफ में हम लोग सब्स्टिट्यूटेड सेकेंडरी या टर्सरी बनाते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर हमने ये यूज किया होता, ये एल्कीन यहाँ पे CH3 था और इसमें HBr पेरोक्साइड डालते तो क्या बनता, HBr और इसमें पेरोक्साइड डालते तो सो हमें प्रोडक्ट जो मिलता वो Br नीचे मिलता, ये यहाँ पे मिलता, ठीक, ये आपको प्रोडक्ट मिलता। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप करिएगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम इसमें HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो Br कहाँ जुड़ेगा, ये HBr है और यहाँ पे पेरोक्साइड ले लिया, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक साइड है वाइट कलर का बना दिया और दूसरे साइड को हम पिंक कलर का बनाया। तो
आपको बताना है कि कहाँ पे जुड़ेगा, पिंक वाले पे जुड़ेगा या वाइट वाले पे जुड़ेगा। जल्दी से आंसर करो सभी लोग, ये कहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा, पिंक वाले पे या वाइट वाले पे। हम बी आर कहाँ जोड़े, बी आर कहाँ जोड़े, वाइट वाले पे या पिंक वाले पे। वेयर शुड बी बी आर, बी आर का पोजीशन क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसमें बी आर कहाँ जुड़ना चाहिए, सभी लोग बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है इसका आंसर। आसान है, आंसर तो बहुत ही आसान है, आप सभी लोग बता सकते हो, फटाक से बता दो। तो अकॉर्डिंग टू क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ, सो बी आर यहाँ जुड़ेगा। क्यों यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे एच ज़्यादा होगा बी आर वहीं पे जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ एंड मार्कोनिकॉफ। अब एक क्वेश्चन कंपेरेटिव कर देते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन कर ले रहे हैं। जैसे मान लो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट शुड बी द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी जब SN1 SN2 पढ़ाएंगे, अभी से बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग को SN1 SN2 पूरा पढ़ना है। सो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। द फर्स्ट इज HBr इन R2O2 और दूसरे में केवल HBr है। ये जो X और Y बनेंगे, X और Y, इनमें कौन सा रिलेशन होगा, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन मतलब आइसोमर के टर्म में बताना है, आइसोमर्स के टर्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, पोजिशनल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर। क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, अगर एक्स और वाई का रिएक्शन करा तो क्या रिलेशन आएगा। वी हैव 4 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। सेकेंड ऑप्शन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तीसरा फंक्शनल आइसोमर बनेगा, फंक्शनल, या चौथा ऑप्शन है आपके पास पोजिशनल आइसोमर बनेगा। क्या बनेगा इसमें से, आंसर करिए। व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, जो बनेगा उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा। चलो बच्चों फटाफट कमेंट कर लो जरा, आ जाओ सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। तो किसका क्या आंसर आ रहा है, किसी का। सो इट शुड बी ए पोजिशनल आइसोमर, करेक्ट ऑप्शन इज यस, करेक्ट ऑप्शन इज पोजिशनल आइसोमर। वाई पोजिशनल आइसोमर, देखो पहला पेरोक्साइड इफेक्ट है, तो पेरोक्साइड की वजह से जो बी आर होगा कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा, यहाँ पे मेथाइल वाले से दूर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। और इस वाले में मार्कोनिकॉफ रूल से जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा आपका बी आर मेथाइल के पास में ही, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, दिस इज 1 ब्रोमो 1 मेथाइल, तो इसका नाम 1 ब्रोमो 1 मेथाइल, इसका 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, मतलब ये 1 2 है, 1 ब्रोमो फिर 2 पे मेथाइल हो गया, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसमें जो बनता वो 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ब्रोमो भी 1 पे और मेथाइल भी 1 पे, so 1 bromo 1 methyl cyclohexane, that is why cyclohexane, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ बनता। ठीक, ये था दोनों में रिलेशन। नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ब्रोमोस होता 1 2 3 4 5 6, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज पोजिशनल आइसोमर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो कमेंट में जल्दी से फटाफट आंसर जरूर किया करिए। ये था पहला मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, एल्कीन से। अब एल्कीन से दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड है एल्कीन से, दैट इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, एडिशन ऑफ ब्रोमीन प्लस वाटर। कभी कभी ब्रोमीन वाटर लेता है या क्लोरीन वाटर भी ले सकता है, तो उसके लिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन वाटर और क्लोरीन वाटर दोनों में से कोई ले सकता है, या इसको इसमें
हैलाइड भी जोड़ता है, ठीक है, समटाइम कॉल्ड हाइपो हैलाइड भी। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो इसमें रिएजेंट क्या बनता है। तो अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट जो प्रिपरेशन होता है वो होता है आपका OH X, इस पे होता है निगेटिव पार्ट और X होता है पॉजिटिव पार्ट। कैसे बना, जब ब्रोमीन पानी से रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन ये आपका Br2 हो गया प्लस H2O का H और OH, तो इसमें क्या होता है ये दोनों पानी बन के निकल जाते हैं, HBr निकल जाएगा बाहर। जब HBr बाहर निकलेगा तो ये बनेगा आपका BrOH। तो Br आपका होता है पॉजिटिव पार्ट और ये होता है आपका निगेटिव पार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट और ये निगेटिव पार्ट। अब आपको इसमें क्या देखना है, हमें पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट दोनों मिल चुके हैं। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट मिल गए तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। इसमें क्या फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ फॉलो होता है। तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव पार्ट को वहाँ जोड़ना जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा था और निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम था। सो इस मेथड में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। सो अगर आपको दे दिया जाए व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस एल्कीन, अगर इसमें ब्रोमीन वाटर जोड़ा है तो सो हम सबको पता है ब्रोमीन वाटर अगर हम यहाँ जोड़ेंगे सो इसका पूरा जो रिएजेंट है वो बनेगा क्या, Br प्लस एंड OH माइनस, ये दोनों आपस में यही बनाएंगे। तो OH माइनस पार्ट जाएगा बीच में और पॉजिटिव पार्ट आएगा किनारे। सो हमारा ये Br यहाँ पे और OH यहाँ पे, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये एल्कीन का हमारा प्रोडक्ट होगा। ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक, एक एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी पे मान लेते हैं, जोड़ना है हमको तो इस पे जोड़ना है। तो सो इस पे जोड़ने के लिए अगर हम ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर यूज़ करेंगे तो फिर से क्या आएगा हमारा, ब्रोमीन पॉजिटिव और H2O में OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जहाँ पे आपका हाइड्रोजन कम था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम था, ये CH3OH और यहाँ पे आ जाएगा Br। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपका था एडिशन ऑफ ब्रोमीन से। देखो एल्किलाइड बना कि नहीं बना, ध्यान से देखो, ब्रोमीन जुड़ा ना तो एल्किलाइड तो बना, ठीक है, उसके साथ OH भी आ गया, बट एल्किल हैलाइड का भी प्रिपरेशन यहाँ पे हुआ है। सो वी शुड हैव अ मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड 2, ये हो गया। सी मेथड अभी एल्कीन से ही चल रहा है, एल्कीन पे एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड सी बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन। सी है आपका बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 या CS2। ब्रोमीन इन CCl4, कभी कभी कार्बन टेट्रा और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे आपका डाइब्रोमो कंपाउंड मिल जाता है, हेयर वी विल ऑब्टेन ए डाइब्रोमो कंपाउंड। तो डाइब्रोमो कंपाउंड भी यहाँ पे बन सकता है। कैसे बनेगा जरा देखिएगा, अगर यहाँ पे एल्कीन है, ये एल्कीन, अगर आपने ब्रोमीन CCl4 डाला तो आपका ब्रोमीन दोनों जगह जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें रिजेंट ब्रोमीन ही पॉजिटिव पार्ट भी है और ब्रोमीन ही निगेटिव पार्ट भी है, ठीक है। सो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये Br ऊपर और एक Br नीचे। इसको 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड 1, दिस इज कॉल्ड 2, तो इसको नाम दिया जाता है 1,2 डाइब्रोमो एल्केन बन गया, डाइब्रोमो एल्केन। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज 1,2 को हम लोग विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं, विसिनल। अब ब्रोमो है तो डाई ब्रोमाइड। अगर एक ही कार्बन पे दोनों होते तो जेमिनल बोला जाता है, और अगर एडजेसेंट पे होंगे तो विसिनल। जैसे सपोज कर लो ये हेलोजन, हमारा दोनों हेलोजन एक ही पे आके जुड़ जाता है यहाँ। तो जब दोनों हेलोजन एक ही पोजीशन पे होगा तो उसको हम लोग जेम डाइब्रोमाइड बोलते हैं, जेम कहा जाता है, जेम डाई ब्रोमो। और अगर एडजेसेंट पे है तो विसिनल कहा जाता है, विस डाइब्रोमो। सो ये हमारा आपका मतलब क्वेश्चन था जिसमें हमारा काम हो गया। तो ये आपका एल्किलाइड बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो हेलोजन जुड़ रहे हैं तो डाई हेलो कंपाउंड बन जाते हैं, पॉली हेलो कंपाउंड बन जाते हैं। अगर हमको सिर्फ मोनो हेलो चाहिए तो इस मेथड से हम नहीं बना पाएंगे, बिकॉज दिस मेथड इज नॉट प्रोवाइडिंग अस अ सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। सो ये आपका एल्कीन्स हो गया। सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्किलाइड फ्रॉम एल्कीन। फर्स्ट मेथड कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड मेथड। व्हाट इज सेकेंड मेथड? सेकेंड मेथड है बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, बाई हैलोजिनेशन
ऑफ एल्केन्स। एल्केन के हेलोजिनेशन से भी बनता है, ठीक है। सो बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से कैसे बनेगा आइए देखते हैं। अगर हमारे पास एल्केन्स हैं, एल्केन, तो उनका हेलोजिनेशन कराएं तो कैसे होगा। सबसे पहली बात, हेलोजिनेशन से क्या जाता है, सो इट प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये हमें पता होना जरूरी है, प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये हमारा रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। इट प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। द फर्स्ट पॉइंट इज, ये रिएक्शन हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, रिएजेंट्स क्या क्या है, देखिए क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं। एक, क्लोरीन, टेम्परेचर यूज करेंगे यहाँ पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रोमीन, HNu, या एक होता है NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड इन HNu, ठीक है। NBS का पूरा नाम होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ऐसे बनता है, दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, इसका पूरा नाम है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है। ये भी HNu के प्रेजेंस में, क्लोरीन या तो इसके साथ होगा या तो क्लोरीन फिर HNu के साथ हो जाता है। इन दोनों में से किसी मेथड को आप यूज करके बना सकते हो, ठीक है। वी हैव टोटल 3 रिएजेंट, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं हेलोजिनेशन के लिए। तो फ्री रेडिकल से जाता है बाय द यूज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, जो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। इनमें से कोई भी रिएजेंट हम यूज करके अपना काम करने वाले हैं, एनी वन, एनी रिएजेंट वी कैन यूज। सो अब इसके बारे में देखना कैसे जाता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्लास 11th में था, है ना। क्लास 11th में अगर आप केमिस्ट्री शुरू करते हो तो एल्केन चैप्टर पढ़ते हो। एल्केन चैप्टर में पहला है आपका हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, वही यहाँ पे है। कैसे होता है, अगर हम सिर्फ एक मोल लें तो CH4 का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, सो हमें मिल जाएगा CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl। ये हो गया आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ इसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब मैं इसका पूरा डिटेल वर्जन यहाँ नहीं उठाऊंगा, इसलिए नहीं उठाऊंगा, क्लास 11th में है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अगर वहाँ नहीं पढ़ा तो फिर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ाऊंगा उसमें चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले आपका इनिशिएशन स्टेप होता है ना। द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, रेडिकल का जनरेशन होता है। आपका जो क्लोरीन है ये HNu के साथ होमोलिटिकली टूट के 2 एटम ऑफ क्लोरीन रेडिकल बनाता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप। देन दूसरा स्टेप होता है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होता है कि ये जो रेडिकल है HCl का जो बना है वो मीथेन का एक CH बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है। ये आपका क्लोरीन रेडिकल जाएगा और इस जो ये वाला बॉन्ड इसको होमोलिटिकली तोड़ के एक H अपने साथ लेकर चला जाता है, तो हमें मिलता है CH3 रेडिकल प्लस HCl। नाउ दिस CH3 रेडिकल फर्दर अटैक ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं ClCl, और उसका एक H ले लेता है और बना लेता है CH3Cl, ठीक है। सो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे अगर चेन रिएक्शन करेंगे तो फर्दर रिएक्शन होते होते मिक्सचर ऑफ CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, क्लास 11th वाला चैप्टर देख लेना, वहां आपको मिलेगा। सारा कुछ बनता है, सब कुछ बन जाता है 1 by 1। सो हमें तो फिलहाल ये बनाना था, पहले ये देखो बन गया। अब सवाल है कि एक कार्बन था सर तो एक हेलोजन जोड़ दिए, है ना। अगर एक से अधिक कार्बन होगा तो हम कहाँ जोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा सर कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। मान लो इथेन लिए तो सर इथेन में दोनों साइड सेम है, तो आप बोलेंगे ब्रोमीन HNu लोगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो मैं तो सिंपल बोलूंगा किसी एक का H हटा लो, हटा लोगे तो CH3 CH2Br बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा आराम से, प्लस HBr निकल के बाहर चला गया। तो ये तो सिंगल सिंगल था तो हो जा रहा है ना। मैटर यहाँ फंस जाएगा कि अगर हम प्रोपेन यूज कर लिए तो प्रोपेन में हमें एक से अधिक प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। देखो
एक दोनों में से किसी मेथाइल पे प्रोडक्ट बन सकता है और दूसरा बीच वाले CH2 पे, है ना। सो अभी मैं बताता हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या। अगर हम यहाँ पे HNO यूज़ किए, HNO, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पॉसिबिलिटी हमें कितने की, दो प्रोडक्ट। एक तो हमारा ये हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन और दूसरा प्रोडक्ट हमारा होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें कौन सा मेजर है और क्यों है ना, कौन सा मेजर है और क्यों है। सो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है देखो ये है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और हमें यही मेजर ही बनेगा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनर प्रोडक्ट, जो कि ये बहुत कम बनता है। तो सवाल यह है कि मेजर प्रोडक्ट ये सेकेंडरी वाला क्यों, प्राइमरी वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों नहीं है। सो आप देखो, सबसे पहले मैकेनिज्म पे जाओ। मैकेनिज्म किससे जा रहा है, फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल से। तो जिस पोजीशन पे रेडिकल मोस्ट स्टेबल बनेगा, द साइट वेयर मोस्ट स्टेबल रेडिकल विल फॉर्म, दैट विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। तो जहां पे आपका मोस्ट स्टेबल, तो आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल वही डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट, वही डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट। ब्रोमिनेशन करना है हमको, ठीक है। सो जितना ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा। सो आपको ढूंढना है मेजर रेडिकल, मोस्ट स्टेबल रेडिकल कहाँ बनता है। तो रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है कि अगर आपका बेंजालिक रेडिकल है तो मोस्ट स्टेबल होता है बेंजालिक रेडिकल। उसके बाद होता है एलाइलिक रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ये। उसके बाद आपका होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। रेडिकल स्टेबिलिटी अगर आपको नहीं पता है तो ये ऑर्डर आपको याद रखने की जरूरत है। जो रेडिकल मोस्ट स्टेबल है उसी पोजीशन पे आपका जाके सब्स्टिट्यूशन होगा फ्री रेडिकल वाला। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड थ्रू रेडिकल फॉर्मेशन, सो दैट पोजीशन विच विल यील्ड द मोस्ट स्टेबल रेडिकल, उसी का प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर हमने आपको बोल दिया कि बेटा हमको आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन कराना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो अगर इसका हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। तो इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं। इस पर हम डालेंगे क्या, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। सो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, आपको देखना है रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकता है। रेडिकल हमारा जो बन सकता है वो एक रेडिकल, देखो बच्चों, ये तीनों मेथिल में से किसी एक मेथिल पे बना सकते थे, है ना, बट वो मोस्ट स्टेबल नहीं होता, है ना, वो मोस्ट स्टेबल रेडिकल नहीं होता। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल था, ध्यान से देखो, बीच वाला बनता। अभी मैं बना के दिखाता हूँ। हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। क्यों, पॉसिबिलिटी देखो, एक रेडिकल यहाँ बनता तो 3 डिग्री रेडिकल होता, यहाँ बनता तो 1 डिग्री होता, यहाँ बनता तो 1 डिग्री होता, यहाँ भी बनता तो 1 डिग्री। तो ये वाला क्या है, 3 डिग्री, और बाकी सब क्या है, 1 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन है, 3 डिग्री वाला। तो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो आर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज दिस बिकॉज ऑफ 3 डिग्री। तो आपको देखना क्या है, एल्किल हैलाइड है तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द मोस्ट स्टेबल रेडिकल। जिस पोजीशन पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा उससे जाएगा। सो ये तो आपका हो गया। अब मान लो कहीं आइसोपेंटेन दे दिया, ये दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो बीच वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो चारों मेथिल एक ही जैसे हैं। आप किसी भी मेथिल का एक ब्रोमीन हटा, एक H हटा के वहाँ पे ब्रोमीन ला सकते हो। तो आप ला दोगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट नियो, है ना, नियो ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, नियो ब्रोमोपेंटेन, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपको देखना है मोस्ट स्टेबल रेडिकल कहाँ पे बना, जिस पोजीशन पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा दैट विल यील्ड द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। ये हमारा एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। भाई एलाइलिक भी बन सकता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है।
सो अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एलाइलिक पोजीशन पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर बेंजाइलिक पहचानना। कई बार तो हम पहचान ही नहीं पाते कौन सा पोजीशन एलाइलिक है और कौन सा पोजीशन बेंजाइलिक है। सो इट इज मस्ट कि हमें पहचान तो हो एलाइलिक बेंजाइलिक में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स सी कैसे पहचानोगे। पहचानने के लिए सबसे पहले अगर कोई बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजीन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हो डायरेक्ट और वो कैसा हो sp3, इस कार्बन को कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। सो दिस इज एन sp3 कार्बन, दिस इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन, इसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं, ठीक है, ये बेंजाइलिक कार्बन है। तो बेंजाइलिक कार्बन कंपलसरी क्या हो गया हमारे पास कि एक ऐसा कार्बन होता है जो किससे जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली अटैच विथ एन बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक। और एलाइलिक में क्या होता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। व्हेन ए विनाइल ग्रुप अटैच टू एन sp3 हाइब्रिड कार्बन, ठीक, ये वाला, ये आपका sp3 कार्बन है। सो कोई विनाइल ग्रुप जब sp3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा तो उसका नाम होता है एलाइलिक, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। तो पहले तो हमें यही पहचानना इंपॉर्टेंट है कि विच वन इज एलाइलिक एंड विच वन इज बेंजाइलिक। तो हमारा sp3 हाइब्रिड कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा हो, sp3 हाइब्रिड कार्बन जो विनाइल ग्रुप से जुड़ा हो, सो दिस इज कॉल्ड एराइल या बेंजाइल ग्रुप। इसको कलरफुल कर दें। ये हो गया आपका बेंजाइलिक कार्बन और ये हो गया आपका एलाइलिक। तो आपको पहले एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन का पता होना कंपलसरी होता है, पोजीशन पता होगा तभी हम आगे की बात कर पाएंगे। तो ये दोनों हो गए। अब सवाल है कि अगर हम हैलोजेनेशन करेंगे तो किस पे तेज होगा, एल्काइल, एलाइल या बेंजाइल। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक ये है, इसका हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सो अगर हमने इस CH3 में से ब्रोमीन HNO या NBS HNO या क्लोरीन HNO डाला, सो हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा बच्चों वो ये मिलेगा, वी विल फॉर्म ए प्रोडक्ट लाइक ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, ब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड, या आप बोल सकते हो बेंजाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो बेंजीन। तो ये हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड। अब ये कैसे बना ये देखना है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल ब्रोमाइड। ये कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि समझनी है। तो अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, देखिए होगा क्या, सबसे पहले ब्रोमीन HNO के प्रेजेंस में टूटेगा, मैकेनिज्म कर रहा हूँ ध्यान देना, ब्रोमीन HNO के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे, बनाएगा क्या, दो मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। दिस स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप। आप सबने देखा इनिशिएशन स्टेप में पहले क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होकर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, एंड नाउ दैट रेडिकल अटैक एट ऐसे कार्बन के H को तोड़ता है जिसके टूटने से एक मोस्ट स्टेबल रेडिकल जनरेट हो। अब आप लोग बताओ, यहां पे ये हो गया, पहला स्टेप हो गया हमारा इनिशिएशन, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप। यही बेंजाइलिक वाले में भी होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप अब प्रोपागेशन का है। सो प्रोपागेशन में दो पॉसिबिलिटी है, आप लोग बताना, ठीक है, आप लोग बताना। हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक तो बेंजीन पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ भी हाइड्रोजन है हमारे पास, और एक CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ। तो बेंजीन, सारे बेंजीन पे हाइड्रोजन है, एक ये भी H है। ध्यान दीजिएगा, जो बेंजीन से जुड़ा हुआ H है ये वाला है ना, जो बेंजीन से जुड़ा हुआ H ये है, ये एक sp2 हाइब्रिड कार्बन का H है ना, ये एक sp2 हाइब्रिड कार्बन का H है, ये sp2 से अटैच है, बेंजीन sp2 हाइब्रिड होता है, और ये जो कार्बन है ये sp3 से अटैच है, sp3 से। अब रेडिकल जो तोड़ने आ रहा है वो Br रेडिकल है, यहाँ पे जो अटैक करेगा होमोलिटिक क्लीवेज होगा, प्रोपगेशन Br रेडिकल। तो Br रेडिकल किस बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकता है, एक sp2H वाले बॉन्ड को या sp3H वाले बॉन्ड को, कौन से बॉन्ड को। देखो कमजोर बॉन्ड जल्दी टूटेंगे कि मजबूत बॉन्ड, है ना, इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ
बॉन्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडिकल की स्टेबिलिटी का, रेडिकल स्टेबिलिटी। एक पहला फॉर्मूला याद रखो, अगर रेडिकल मोस्ट स्टेबल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होगा, बॉन्ड बहुत मजबूत है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होगा। और जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FRS बोले तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है तो वहाँ पर रिएक्शन सबसे स्लो करेगा रिएक्ट, वहाँ फास्ट रिएक्टिविटी नहीं होगी। तो हमें देखना है कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, डबल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है कि सिंगल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड। तो क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, ये डबल बॉन्ड, sp2 का मतलब होता है डबल बॉन्ड, sp3 का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड की ज़्यादा होगी तो उसकी BD ज़्यादा होगा, और BD ज़्यादा होगा तो उसका रिएक्टिविटी कम होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, sp2 है तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सो क्या होगा, लेस रिएक्टिविटी, है ना, लेस रिएक्टिविटी, क्योंकि sp2 आपका मजबूत बॉन्ड होता है। यहाँ पे अगर आएंगे ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले केस में क्या है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई रिएक्टिविटी, एंड हाई रिएक्टिविटी। तो जो लेस, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो ब्रोमीन जो होगा इसके H को तोड़ना पसंद करेगा, नीचे वाले H को नहीं तोड़ेगा। तो जब उसको तोड़ेगा तो क्या बनेगा, बेंजाइलिक रेडिकल, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, मोस्ट स्टेबल रेडिकल बन गया। ठीक है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल बन गया। ठीक, तो यहाँ देखो रेडिकल की स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है उसका BD कम है, जिसका BD कम उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो हम सीधे एक और यहाँ फॉर्मूला बना सकते थे कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हल्के मत लेना। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझा दिए 3 फॉर्मूले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अकर एट बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन, क्योंकि उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होता है और उनकी रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट शुड बी इन योर माइंड। आपका कोई एग्जाम नहीं रुकने वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सरल होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सही से समझाने वाला मिल जाए या सही तरीके से पढ़ाने वाला, अदरवाइज आपको ऑर्गेनिक में गोबर हो जाओगे और आप डर लगेगा ऑर्गेनिक से, ऐसा हो जाता है। सो समझने की कोशिश करोगे 3 फॉर्मूले से आ जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ने में अगर एनर्जी लगती है तो उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी तो रिएक्टिविटी बहुत कम होगा, एनर्जी बहुत कम लग रही है तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। तो जिसकी रिएक्टिविटी हाई है उसका BD कम होना चाहिए इनवर्सली, जिसकी रिएक्टिविटी हाई है उसकी रेडिकल की स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए। हाईली स्टेबल रेडिकल हैव लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये बन गया, उसके बाद क्या होगा, ये एक और Br रेडिकल बना था, याद है आपको, वो Br रेडिकल जाएगा और इसी पे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH2Br। ठीक, प्रोडक्ट बन गया हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड। सो हमने मैकेनिज्म भी कर लिया, ये हमारा मैकेनिज्म था। हमने आपको कंपैरेटिव स्टडी बता दिया मैकेनिज्म का, किसमें हमें क्या करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो बिल्कुल जरूरी है आपको आना, नहीं आएगा तो फंस जाओगे, एग्जामिनेशन में आप जाके फंस जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी मान लो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये जेई का नीट का क्वेश्चन है। अब आप सब 12th पास हो जाओगे तो नीट जेई तो देना ही है, कोई तो ऐसा नहीं ना है जो नहीं देगा, या CUET दोगे। तो देखो अगर CUET वाले बच्चे हैं तो उनको भी बहुत काम आने वाला है। आप सिंपल ये देखो कि ये क्लास 11th का टॉपिक है, 12th में भी है, 12th वाले तो पढ़ेंगे ही, आपको भी तो पढ़ना है। आप किसी लेवल की तैयारी कर लो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो कुछ कहूँगा नहीं, कहूँगा तो बवाल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें 3 रिएक्शन करने हैं, तीनों में से 1 बाय 1। पहला 1 2 और यहाँ पे 3।
3 रिएक्शन हमें करने हैं, तीनों 1 बाय 1 हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप लोग क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे मोल डिफाइंड किया तब तो ठीक है, और मोल अगर डिफाइन नहीं किया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। सो पहले देखना है क्या मोल डिफाइंड था, इफ़ यस देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, इफ़ नो देन फिर देखेंगे क्या है। ठीक है, नहीं डिफाइन किया है तब तो भाई एक मानेंगे, और डिफाइन कर दिया है तो जो माना होगा वो देखेंगे। चलिए, कभी कभी क्या होता है, बोलता है कि क्लोरीन HNO डाल दिया, कभी कभी बोलेगा 2 इक्विवेलेंट क्लोरीन HNO डाल दिया, ठीक है, और कभी कभी बोलेगा क्लोरीन HNO डाला इन एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में डाल दिया। अब आपको बताना है कि इनमें से किसमें रेट क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा जिसमें एक्सेस में डाला होगा, ध्यान रखना, जिसमें भी एक्सेस में डाला होगा उसमें सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये बन जाएगा CCl3, ऑल हाइड्रोजन विल सिस्टमैटिकली रिप्लेस्ड विथ क्लोरीन, प्लस इसके साथ क्या बन जाएगा, 3 ठो निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, -3 मोल HCl। यहाँ पे 2 लिए हो तो 2 मोल HCl बाहर जाएगा और आपका प्रोडक्ट मिलेगा डाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी डाइक्लोरो नहीं बोलेंगे इसको, ये आपका Cl और ये आपका Cl। और अगर आपका ये है तो आपका सिर्फ मोनोक्लोरो बनेगा, एक ही Cl आएगा इस पर, तो ये आपका बनेगा CH2Cl। ये बनता है, डिपेंड करता है आपने कितना मोल क्या यूज किया है, सिस्टमैटिकली ऐसे होता है 1 बाय 1। अब इसके बाद क्या करता है, अगर इसी में KOH या वाटर डाल दोगे, है ना, KOH एक्वस, एक्वस का मतलब होता है डाइल्यूट, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है SN1 रिएक्शन, इट प्रोसीड थ्रू SN1। अब SN1 रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो ये है Cl वो रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ, ये एक्सेस में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी KOH ले लेंगे और सब SN1 जाएंगे। अब जब सब SN1 जाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या मजा आने वाला है, Cl will replaced by this Cl will replaced by 1 OH group, तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। नाउ दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। इसमें दोनों Cl हट जाएंगे तो जेमिनल डायोल बन जाएगा, एक ही कार्बन पे क्या आने वाले हैं, 2 OH, दिस इज कॉल्ड जेम डायोल्स, ठीक है, जेम डायोल। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 ठो आ जाएगा तो ट्राई डायोल हो जाएंगे, है ना, ट्रायोल हो जाएंगे, डायोल नहीं ट्रायोल, ये आपका हो जाएगा। ये यहाँ H नहीं रहेगा, वो मैं गलती से लिख दिया हूँ, वो हमारा होगा C, ये बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट तो स्टेबल है, ये इतने में ही स्टेबल है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, दिस इज स्टेबल प्रोडक्ट बेंजाइल ब्रोमाइड। बट ये अनस्टेबल होता है, तुरंत ही टाटामेरिज्म करके पानी निकल के बेंजल डिहाइड बना लेता है, दिस विल कन्वर्टेड इनटू CHO, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ इमीडिएट क्या होगा, 1 मोल पानी निकलेगा और ये C डबल बॉन्ड H में कन्वर्ट, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट बेंजल डिहाइड ही होता है, बेंजल डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आएगा। और यहाँ पे भी सेम होता है, टाटामेरिज्म, पानी निकल जाएगा और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, दिस विल फॉर्म COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, ये इंपॉर्टेंस है इसका, बेंजोइक एसिड, ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इज बेंजल डिहाइड। होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक ही कार्बन पे जब बच्चों 2 OH होते हैं, ध्यान देना, जब एक ही कार्बन पे 2 OH होंगे तो दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर एट ईच ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो दोनों में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। सो जब स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्सन होता है सो उसके लिए होता है आपका पानी निकलना, डिहाइड्रेशन, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है और ये निकल के बाहर, तो ओवरऑल आपका H और OH निकल के बाहर चला जाएगा, सो -H2O इज आउट, नाउ प्रोडक्ट इज बेंजल डिहाइड। सेम चीज यहाँ होता है, इसमें भी एक ही OH निकलता है, एक OH रह जाता है, तो इसमें 3 था ना, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा,
ये निकल जाएगा बाहर, तो पूरा आपका H2O गायब हो जाएगा। ये C डबल बॉन्ड एक OH बच गया जो यहाँ है, बाकी आपका प्रोडक्ट रेडी है। नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा छोटा करके इधर ला देता हूँ, अब दिखेगा। ठीक, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कौन से बुक स्टडी मटेरियल आईआईटी के लिए बता दूंगा, अभी इस क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक है, जस्ट क्लास कंप्लीट होने दीजिए, मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ से कहाँ से पढ़ना है। सो दिस इज अबाउट द बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, ये बेंजाइलिक हैलोजिनेशन है। ठीक है, क्लास 12 में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो इसको पढ़ के जाना, छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ये आने वाला है, ये आता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक हो गया। अब आगे चलते हैं, अभी एलाइलिक बचा, ये बेंजाइलिक था। नाउ एलाइलिक में देखो क्या है, ध्यान से देखो, एलाइलिक कंपाउंड जो होते हैं ये होते हैं, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलोजिनेशन। ये पोजीशन जो है हमारा एलाइलिक है, इस पे भी कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस पे कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। अब बच्चों अगर हम इसमें HNU डालेंगे, ब्रोमीन HNU, तो कहाँ प्रोडक्ट मिलेगा? कहाँ प्रोडक्ट मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। क्यों यहाँ पे मिलेगा? बिकॉज ये दोनों sp2 हैं, तो sp2 वाले बॉन्ड तो मजबूत होते हैं, मजबूत बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो टूटेगा कौन? कमजोर बॉन्ड। कमजोर बॉन्ड कौन है? जो sp3 हाइब्रिड है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। क्योंकि इसके बीच में क्या बना होगा? इट प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइलिक रेडिकल। देखो, जब प्रोपगेशन स्टेप हुआ होगा तो रेडिकल बना होगा ना। यहाँ पे देखिए, इससे आइए, यहाँ पे मैंने आपको इसका मैकेनिज्म कराया था, ध्यान से देखो। दिस रेडिकल, ये आपका कैसा रेडिकल है? दिस इज आर बेंजाइलिक रेडिकल, है ना, ये आपका बेंजाइलिक रेडिकल है। और ये बेंजाइलिक रेडिकल कैसा होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो जब आप मैकेनिज्म करोगे इसका वाला जैसे इसमें हुआ, सेम मैकेनिज्म आपको इधर फॉलो कराना है, इस वाले में। यहाँ पे आप इस H को तोड़ के बनाओगे, दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल, ये भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल है। तो ये इसी के थ्रू जाता है, ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, प्रोडक्ट बनाने। डायरेक्ट नहीं बनता है, रेडिकल के थ्रू ही जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एलाइलिक रेडिकल। एलाइलिक रेडिकल में क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर लो। सभी लोग वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दो, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा था एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, अगर आपसे पूछा जाएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्रोमीन HNU डाला हमने इसमें यूज किया ब्रोमीन और HNU। अब आप बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको ढूंढना है व्हाट इज एलाइलिक पोजीशन। सो वी हैव टू एलाइलिक पोजीशंस, वी हैव टू एलाइलिक पोजीशन, दिस वन इज अनदर, दिस वन इज वन एलाइलिक, ये भी सेम, दोनों इक्वल हैं, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे, दोनों पोजीशन एलाइलिक है। सो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा एलाइलिक पे ही मिलेगा। सो वी विल ऑब्टेनिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। इससे नहीं होगा, यहाँ पे बनता तो रेजोनेंस नहीं होता। ये जो जाएगा बच्चों किस रेडिकल से जाएगा? रेडिकल बनाना जरूर प्रोपगेशन स्टेप में, ये यहाँ पे रेडिकल बनेगा, एंड दिस रेडिकल इज कॉल्ड एलाइल रेडिकल। एलाइल रेडिकल में देखो रेजोनेंस है, कंजुगेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा जो बच्चे तो इसी में चैप्टर में जाना, प्लेलिस्ट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सेटअप है, उसको पढ़ लेना अच्छे से, उसमें आपको मिल जाएगा रेजोनेंस पूरा सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। सभी लोग पढ़ डालना उसको। सो नेक्स्ट हमारा ये हो गया एलाइलिक। तो ये हमारा था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, 2 मेथड हो गए। नाउ थर्ड मेथड पे चलेंगे, थर्ड मेथड, तीसरा मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से भी
फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हमारा एल्किलाइड कैसे बनेगा, उस पर अब हमें विस्तृत चर्चा करनी है, डिटेल में बात करनी है कि एल्कोहलों से कैसे बनता है एल्किल हैलाइड, हाउ एल्किलाइड्स आर फॉर्म बाय एल्कोहल्स। तो कई मेथड हैं, जिनमें से सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रिएजेंट भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले तो इसका रिएजेंट ही आपको पता होना चाहिए। रिएजेंट, इसका जो रिएजेंट होता है भैया, दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, कॉन्सनट्रेटेड HCl, ये इसका रिएजेंट है। सबसे पहले इसको याद रखिएगा, रिएजेंट शुड बी इन योर माइंड। कई बार डायरेक्ट रिएजेंट ही पूछा जा चुका है, रिएजेंट कई बार डायरेक्टली पूछा जा चुका है, तो पहले तो हमें रिएजेंट पता होना चाहिए, नहीं तो तुमसे फिर गड़बड़ा जाएगा रिएजेंट के बिना, ठीक है ना। हाँ, बात तो सही कह रहे हो यार, देखेंगे कुछ दिन बाद चेंज कर लेंगे, फिलहाल तो अभी CVT का हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये CVT में कॉमन है, दिस इज ऑल कॉमन इन CVT, सो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, CVT में भी आता है, बट यस यू आर सेइंग गुड, मैं इसके बारे में जरूर विचार करूंगा। चलो आगे चलते हैं, एनहाइड्रोजन ZnCl2। अब देखो होता क्या है इसमें, क्या ये है टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल है। एल्कोहलों का टेस्ट कैसे करते हैं, जब एनहाइड्रस ZnCl2 को हम ऐड करते हैं किसी एल्कोहल में, तो एल्कोहल की डिफरेंट रिएक्टिविटी की वजह से हम 3 एल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। सो इट इज used for सेपरेशन कह सकते हो, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको आइडेंटिफिकेशन या डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अब कैसे कैसे काम करता है, आइए देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। अगर आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बहुत डिटेल में करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो बहुत ही शॉर्ट में करने की जरूरत है, शॉर्ट में करेंगे हम लोग। सबसे पहला, द फर्स्ट मेथड, टर्शरी एल्कोहल अगर होगा 3 डिग्री एल्कोहल, सो आपका इंस्टेंटली या इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, तुरंत जैसे रिएक्शन होगा इमीडिएटली व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा, टर्शरी एल्कोहल इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल अगर हुआ तो ये बनाएगा आपका 2 to 5 मिनट लेगा, 2 से 5 मिनट, एंड गिव टर्बिडिटी, धुआं धुआं हो जाता है, गिव टर्बिडिटी देगा, ठीक है, धुंधला हो जाएगा। और अगर 1 डिग्री एल्कोहल हुआ तो रिएक्शन नहीं करता, 1 डिग्री एल्कोहल हुआ तो रिएक्शन नहीं करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल नो रिएक्शन, 1 डिग्री एल्कोहल नो रिएक्शन। तो ये है आपका कमाल इधर, ये तीनों को ऐसे रिएक्शन करता है, ये तीनों इस तरह से रिएक्शन करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दीज 3 थिंग्स, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। अब इनके रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन देखिए कैसे होता है। अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा बच्चों, तो 3 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकैटायन से जाता है, इसीलिए मोस्ट स्टेबल कैटायन बनता है और रिएक्शन सबसे तेज होता है। ये एल्कोहल में डाला हमने HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और ये कैसा होगा, एनहाइड्रस। नाउ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता किसका है, सो व्हाइट पीपीटी ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल
क्लोराइड के बनने की वजह से। तो क्योंकि हम एल्कोहल से एल्किल हाइड तो बनाए हैं, ये क्या बना है 3 डिग्री अल्कोहल ही तो बना है, ठीक है 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपका वाइट पीपीटी है, दिस इज कॉल्ड वाइट पीपीटी, इमीडिएट बन गया, इमीडिएटली वाइट पीपीटी विल फॉर्म। सेकंड हो गया आपका, अब ये कैसे जाता है देखो, बीच में बना दे रहा हूँ, दिस प्रोसीड थ्रू टर्सरी कार्बोकेटायन, ठीक है, इट प्रोसीड थ्रू टर्सरी कार्बोकेटायन, ये बीच में एसिड से अटैक करता है और ये पहले बनाता है टर्सरी कार्बोकेटायन। तो क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कैटायन होता है, इसीलिए रिएक्शन सबसे तेज गया, इमीडिएटली हो गया था। ध्यान रखना इसको, टर्सरी कार्बोकेटायन बनाया, पहले यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, डायरेक्ट नहीं बनता, कार्बोकेटायन के थ्रू जाता है। ये आप जीओसी पढ़ना, जीओसी का जो मेरा वो है प्लेलिस्ट है, उसमें इसको पूरा डिटेल मैंने मैकेनिज्म करा हुआ है, ठीक। हाँ, टर्बिडिटी होता है, टर्बिडिटी का मतलब होता है जैसे पानी में थोड़ा सा मिट्टी घोल दीजिए, पानी में थोड़ा सा मिट्टी घोल दो तो पानी का जो कलर होता है धुंधला हो जाता है, धुंधलापन जो होता है उसी को टर्बिड बोलते हैं, टर्बिडिटी। वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, नीचे बैठता नहीं है, बस धुंधलापन होके रह जाता है, तो उसको टर्बिडिटी कहा जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंडरी, ये था हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री से चले थे, 3 डिग्री कैटायन बनाया, 3 डिग्री कार्बो कैटायन बनाया, और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। सो ये पहला वाला था, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा, सेकेंड वाले में 2 डिग्री से रिएक्शन कराएंगे, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो कैटायन बनेगा वो भी 2 डिग्री होगा, ठीक है। सो 2 डिग्री अल्कोहल्स आर नॉट मच स्टेबल, मॉडरेट स्टेबल होते हैं। तो जो मॉडरेट स्टेबल होते हैं, जो मॉडरेट स्टेबल होते हैं भैया, उनका आपका प्रोडक्ट भी इमीडिएट नहीं बनता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, एंड दैट टाइम इज 2 to 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना टाइम लग गया, हमने इस रिएक्शन को कराने में लगा दिया 2 से 5 मिनट। और यहाँ पे जो अल्कोहल कैटायन बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, धुंधलापन, ठीक है, धुंध हो जाता है, थोड़ा सा धुंधली। नेक्स्ट जो हमारा इसमें कैटायन बना होगा, देखो इसमें जो कैटायन बना होगा ना वो 2 डिग्री कैटायन बना होगा, दिस विल फॉर्म 2 डिग्री कार्बोकेटायन। सो 2 डिग्री अगर कार्बोकेटायन बना होगा, सो आप जान सकते हो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी 2 डिग्री जैसी ही होगी, तो 2 डिग्री कैटायंस आर लेस स्टेबल, दैट इज वाई प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म स्लोली। ये तो इंस्टेंटली बन गया था, ये क्या बनता था, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, अभी के अभी, जैसे ही दो मिक्सचर को ऐसे डालोगे तुरंत रिएक्शन खत्म, इमीडिएट बन के खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ल्यूकास टेस्ट। प्राइमरी रिएक्शन देता ही नहीं तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो अल्कोहल से पहला मेथड था ल्यूकास टेस्ट। अब देखो एनहाइड्रोस ZnCl2 लिया हूँ, यहाँ पे आप HCl, HBr, HF, HI चारों भी ले सकते हो, बट बच्चों ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ दिया कि HI, HF, HCl, HBr किसके साथ ये सबसे तेज जाएगा, तो आपको बता देना HI के साथ, क्योंकि मीडियम एसिडिक करने का जरूरत है यहाँ पे, और एसिडिक मीडियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड करेगा। सो अगर रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे आपसे एल्किल HX पूछ दिया, तो मोस्ट एसिडिक HX है हमारा HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। सो अकॉर्डिंगली आपका काम हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट ल्यूकास टेस्ट। अब इसके अलावा एक हो गया ZnCl2 के साथ, दूसरा हो गया विथ PCl3 एंड PCl5। एल्कोहल का रिएक्शन है ये, विथ PCl3 एंड PCl5, विथ PCl3 एंड PCl5। अब देखो PCl3 PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट है, क्लोरीनेटिंग एजेंट, इट मीन्स कि ये क्या करेगा, क्लोरीनेशन करेगा, ये OH को हटा के Cl में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला PCl3 के साथ कोई भी अल्कोहल लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, CH2OH अल्कोहल अगर होगा, PCl3 क्या करता है, PCl3 इसका 3 मोल लगेगा। यहाँ पे जो रेशियो है विथ PCl3 1:3 का, ठीक है। इसमें पहले हम डाल देते हैं विथ PCl3। ये इस बार जो JEE का मेंस का पेपर हुआ है ना, उसमें पूछा था साइड प्रोडक्ट क्या बनता है जब PCl5 के साथ होता है। तो पहले PCl3 के साथ देखो,
इसके साथ रिएक्शन होगा तो कुछ नहीं होता है, OH विल एक्सचेंज विथ Cl, फास्फोरस अपना तीनों Cl दे देगा और तीनों OH उसका ले लेता है। सो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 3 मोल RCH2 Cl बनेगा प्लस POH का होल थ्राइस, इसी को हम लोग H3PO3 भी बोलते हैं, या इसको लिख लो H3PO3, एक ही बात है, ठीक है, विथ PCl5। यहाँ पे जो रिएजेंट और एल्कोहल का रेशियो है वो है 3:1 का, मतलब एल्कोहल हमें 3 मोल चाहिए और रिएजेंट हमको 1 मोल चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, इस बात को एकदम जरूर से ध्यान में रखिएगा। ये था मेथड A। नाउ मेथड B विथ PCl5, विथ PCl5। PCl5 के साथ कैसे होता है? सो PCl5 के साथ देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे 1:1 का रेशियो होता है, RCH2OH प्लस PCl5। यहाँ पे जो रेशियो है 1:1 का होगा, तो ये बनेगा RCH2Cl प्लस POCl3 बनता है, यही पूछा था, इसके साथ POCl3 बनता है प्लस HCl। ये ध्यान रखिएगा, द रेशियो ऑफ रिएजेंट इज 1:1, 1:1। रिएजेंट एल्कोहल का रेशियो 1:1 होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये था, ये जो बना है यही आपका सबसे मजेदार चीज था। इसमें जो है, इसमें जो ध्यान से देखिएगा, एक चीज बता रहा हूँ, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बैक बॉन्डिंग का। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग है, ठीक है, P पाई D पाई बैक बॉन्ड है। सो दिस इज अ मोस्ट स्टेबल बॉन्ड, बहुत ही हाईली स्टेबल होता है। सो इस रिएक्शन का जो डिराइविंग फोर्स है वो यही P पाई D पाई बॉन्डिंग है, दिस इज P पाई D पाई बॉन्डिंग। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इस बार के जेई में एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल का तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या क्या बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या बनता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया कि इंपॉर्टेंट तो है ही। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। समझ आया यहाँ तक? अभी हमारे पास बहुत सारे मेथड है एल्कोहल के साथ। अब है दूसरा हो गया विथ PCl3 PCl5, नेक्स्ट है विथ SOCl2, तीसरा मेथड हो जाएगा विथ SOCl2। सो थर्ड है एल्कोहल के साथ विथ SOCl2, इसको थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थायोनिल क्लोराइड। अब देखो एक लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर में मुझे पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करना है और मैं पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, एल्किल का भी और एरिल का भी, बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। क्लास 12th के जो बच्चे होंगे उनको रिवाइज करके बोर्ड के एग्जाम देने हैं, क्लास नीट के और जेई के जो बच्चे होंगे उनको आने वाला एग्जाम 3 महीने में देने हैं, 2 महीने 3 महीने में। CUET वालों का भी, CUET जो यूजी की तैयारी करे उनका भी है। इसके अलावा जो PGT WGT की तैयारी करे हो या TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्लास पढ़ के देख लो, आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिल जाएंगे, बिकॉज मैं हर कॉन्सेप्ट का डिटेल बताऊंगा आपको जो भी रिएक्शन आएगा, ठीक है। और गारंटी इस चीज़ की तो पक्की है कि पढ़ के देख लो, क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा देंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है ना। इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक, थायोनिल क्लोराइड आल्सो नोन एज सल्फ्यूरिक क्लोराइड भी बोलते हैं, बट थायोनिल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अब ये सबसे पहले इसके बारे में क्या है, इसका एक स्टेटमेंट है, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, इट इज बेस्ट मेथड, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर, प्योर क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन बताऊंगा, प्योर एल्काइल क्लोराइड। अगर आप प्योर एल्काइल क्लोराइड बनाना चाहते हैं सो ये मेथड सबसे बेहतरीन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। सवाल आएगा क्यों, तो सवाल आएगा क्यों, पहले रिएक्शन करा दो फिर बताऊंगा क्यों। रिएक्शन है इसका, कोई भी एल्कोहल आप ले लो, RCH2OH, इसके साथ अगर हमने थायोनिल क्लोराइड डाला SOCl2, सो हमारा प्रोडक्ट बनेगा
RCH2Cl प्लस साइड प्रोडक्ट एक बनता है SO2 जो कि गैस है, उड़ जाएगा, प्लस दूसरा HCl है, ये भी गैस है, ये भी क्या होगा, उड़ जाएगा, और ये हमारा सॉलिड होता है, ये हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। सो साइड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर गैसियस एंड दे आर स्केप इजीली। सो रिएक्शन के दौरान जो भी फालतू चीज बने थे वो उड़ गए, तो प्योर बचाना, उसमें कोई सेपरेशन की हमें जरूरत है नहीं, कुछ भी मिक्सचर नहीं बना है, सब कुछ प्योर है और गैस निकल गया। ठीक है, यस, इसका आपको मिल जाएगा। जिसको भी इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पर मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो इस लेक्चर इसमें देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का होगा लिंक, टेलीग्राम का नीचे लिंक होगा, अगर नहीं होगा तो मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में, जस्ट कनेक्टेड विथ इट, मैं टेलीग्राम का चैनल शेयर कर दूंगा, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। बट चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा इफ़ इट इज़ पॉसिबल। सो लेट्स प्रोसीड। लाइक सब लोग कर लो यार, एक बारी शेयर कर लो, चलो एक बारी शेयर कर लेते हैं। लेक्चर तो चल ही रहा है बट शेयर करना भी तो ज़रूरी है, तो चलो फिर शेयर करके एक बार जल्दी से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये था हमारा क्यों प्योर बनता है, इस पे डिस्कशन करना है कि प्योर क्यों बनता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या करना है। ठीक, अभी हमने क्या बोला, ये क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। सो अभी जो हमने क्या बोला आपको कि ये क्यों साइड मेथड, मैंने बताया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों बेस्ट मेथड है। तो इसके बेस्ट मेथड होने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि दोज साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर प्योरली गैसियस, और जो गैसियस हैं तो गैस क्या होगा, उड़ जाएगा, और गैस जब उड़ गया तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट था सॉलिड प्रोडक्ट, वो सॉलिड प्रोडक्ट क्या होगा, हमें नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, हमें ना तो प्यूरिफाई करना पड़ेगा और ना ही फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड बनाने का ये इसीलिए सबसे बेहतर मेथड होता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज बेस्ट मेथड। तो अब हम लोग चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट मेथड पे। ठीक है, ये था हमारा फ्रॉम एल्कोहल से। नाउ आफ्टर एल्कोहल नेक्स्ट चीज हमें जो पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे। सो एल्कोहल के बाद अब आता है नेम रिएक्शन, एक है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, दूसरा है स्वाट रिएक्शन, उससे एल्कोहल, एक है हैंसडीकर, बोरोडीन हैंसडीकर। इन तीनों को हम 1 बाय 1 आपको अभी जस्ट पढ़ाने वाले हैं। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था। सो चलते हैं नेक्स्ट। अभी हमारा जो अगला टॉपिक होगा उस पर आने से पहले थोड़ा इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। सो बच्चों, अब है हमारा फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। किसी को पता है व्हाट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन? फिंकल-स्टीन क्या होता है, किसे फिंकल-स्टीन कहते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है क्या? सो एल्काइल आयोडाइड बनाने का जो बेस्ट मेथड होता है, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन। ठीक है, आयोडाइड सिंपल रिएक्शन से नहीं बना सकते, जैसे मार्कोनिकॉफ कर रहे थे, क्या मार्कोनिकॉफ मेथड से आयोडाइड बना सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स रिवर्सिबिलिटी। ये हाईली रिवर्सिबल होने की वजह से उसको कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जस्ट 1 मिनट। अब हम पढ़ने वाले हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, चलिए हेडिंग डालिएगा फिंकल-स्टीन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सो व्हाट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन? ठीक, और कौन देता है ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है?
इट इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। पहला पॉइंट क्या है, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड बनाने का सबसे बेहतरीन मेथड है। थ्रू नॉर्मल मेथड वी कैन नॉट सिंथेसाइज एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, नॉर्मल मेथड से एल्काइल आयोडाइड हम नहीं बना सकते, बट इस मेथड से बहुत ही इजीली बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, यही तो इसकी कहानी है। इसकी कहानी यही तो है कि कैसे भैया, बाकी मेथड से नहीं बनता बट इससे इजीली कैसे बन जाएगा। आइए बताते हैं कैसे। रिएजेंट पहले इसका, व्हाट इज द रिएजेंट, इसके रिएजेंट्स क्या हैं, तो देखिए ध्यान से। इसका रिएजेंट होता है सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। इस रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। ठीक है, इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सो इट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये मेथड हैलोजन एक्सचेंज करने का एक मेथड भी है। सो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, ये भी पता रहना चाहिए, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जब कभी कोई एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, ये फिक्स है, आइदर एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एल्काइल आयोडाइड्स आर फॉर्म। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड्स आर फॉर्म। लेट्स सी कैसे। हम किसी भी यहाँ पे जो भी एल्किल हैलाइड आप यूज करना, ठीक है, ये एकदम कंफर्म होना चाहिए, या तो क्लोराइड होगा या तो ब्रोमाइड होगा। RCH2X, दिस X शुड बी आइदर Cl और Br, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन इज अ polar aprotic solvent, that is why this reaction proceed through SN2 mechanism। ये आपका SN2 mechanism से जाएगा। जब ये SN2 से जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCH2I plus NaX। now this NaX is either NaCl और NaBr। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है ये रिएक्शन क्यों हुआ, वाई आयोडाइड एक्सचेंज विथ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ये क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ आयोडाइड एक्सचेंज क्यों हो गया, ये देखो यहीं पे कहानी है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट कहानी भी। वाई दिस रिएक्शन हैपेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन। एसीटोन के होने की वजह से रिएक्शन क्यों हो रहा है, बिना एसीटोन के आयोडाइड डालते तो ना होता क्या, तो यही बताना है क्यों ऐसा हुआ। देखो इसलिए ऐसा हुआ कि एसीटोन में जो Na है दिस इज मोर सॉल्युबल। ठीक है, इन एसीटोन Na इज मोर सॉल्युबल बट NaCl एंड NaBr इज इनसॉल्युबल, वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाते हैं। सो रिएक्शन में वापस से अटैक नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। सो एसीटोन इज सॉल्वेंट विच डिजोल्व सोडियम आयोडाइड, दैट इज वाई Na प्लस अलग और I माइनस अलग सेपरेट होगा। तो जब ये सेपरेट होगा तो I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल का वहां बिहेव करेगा और आसानी से अटैक करेगा। बट जब ये रिएक्शन होता है तो जो NaX बना, NaX में जो NaCl और NaBr है, दीज टू स्पीसीज आर इनसॉल्युबल एंड वो प्रेसिपिटेट होकर बैठ जाते हैं। तो जब बैठ जाएंगे तो वहां पे हैलोजन फिर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा नहीं, तो रिएक्शन पीछे रिवर्स नहीं आता है, वो रिवर्सिबिलिटी को गेन नहीं करता है। सो आपका आयोडाइड मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। So that is why we are using acetone because it decrease the solubility of NaCl NaBr, that is why NaBr NaCl precipitate out होके निकल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम में जाने पे आसानी से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये हमारा था आयोडाइड एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट है स्वार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट इज स्वार्ट रिएक्शन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन के नाम इस बार जेई में क्वेश्चन है, इस बार आया हुआ जेई में क्वेश्चन कि स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है।
तो देखो स्वाट रिएक्शन है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है, ठीक। हाँ, फजांस रूल से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड बनाना भी आसान नहीं है, बट इस मेथड से हम एल्काइल फ्लोराइड आसानी से बना सकते हैं। ये बेस्ट मेथड है एल्काइल फ्लोराइड बनाने का। अब कैसे बनता है ये देखिए, ठीक है। होता क्या है, व्हेन एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसमें भी होता है, इसका रिएजेंट पहले लिख लो, ठीक है। रिएजेंट मेटल फ्लोराइड्स होते हैं, रिएजेंट्स आर मेटल फ्लोराइड्स। मेटल फ्लोराइड्स में कौन कौन आते हैं, सिल्वर फ्लोराइड AgF, या आपका होता है कोबाल्ट फ्लोराइड, या आपका होता है एंटीमनी फ्लोराइड्स, या आपका होता है मर्करी फ्लोराइड Hg2F2। इनमें से कोई भी मेटल फ्लोराइड आप यूज कर सकते हो, ठीक। एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज। तो जब किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हीट करेंगे इनमें से किसी मेटल फ्लोराइड के साथ, वी विल ऑब्टेन एल्काइल फ्लोराइड एज अ प्रोडक्ट। ये है मेथड, ठीक है। सो हमारा रिएक्शन चालू कहाँ से होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम RCH2X, where X should be either Cl or Br when it is react with AgF। AgF के साथ आपको गर्म करना है, हीट, ठीक है, हीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड। नाउ वी विल ऑब्टेन RCH2F प्लस AgX, जहाँ पे AgCl होगा या तो AgBr होगा। और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी को पता है, यहाँ पे आता पियर्सन्स कॉन्सेप्ट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। फ्लोराइड इज अ हार्ड बेस, सिल्वर इज अ सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस से नहीं बाइंड करता है, उनका कॉन्सेप्ट है हार्ड वाला हार्ड से बाइंड करेगा, सॉफ्ट वाला सॉफ्ट से। तो अकॉर्डिंग टू दैट AgCl इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू AgF, दैट इज वाई हैलोजन एक्सचेंज अकर। ये पियर्सन्स कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसमें कहा गया है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से कंबाइन करेंगे, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से। तो क्या होता है हार्ड एसिड, क्या होता है सॉफ्ट एसिड, जरा सुन लीजिएगा। सभी एनायन को बेस कहा जाता है यहाँ पे पियर्सन कॉन्सेप्ट में, और सभी कैटायनों को एसिड कहा जाता है। ऑल कैटायंस आर एसिड एंड ऑल एनायंस आर बेस। बड़े कैटायन सॉफ्ट एसिड होते हैं और छोटे कैटायन हार्ड एसिड। सिमिलरली छोटे एनायन हार्ड बेस और बड़े एनायन सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट करने का मतलब उनका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा तो सॉफ्ट हो जाएंगे, बड़े हैं तो, और छोटे हैं तो पोलराइजेबिलिटी नहीं होती तो उसको हार्ड बोलते हैं। तो छोटा वाला छोटे से कंबाइन करेगा, मतलब हार्ड हार्ड से कंबाइन करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो स्टेबल होगा। अगर उल्टा कर गया तो अनस्टेबल होगा। यहाँ पे देखो सिल्वर फ्लोराइड से कंबाइन किया था, सिल्वर का साइज बड़ा है, फ्लोराइड इज वेरी स्मॉल, तो AgF इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, दैट इज वाई इट इमीडिएटली एक्सचेंज इट्स हैलोजन विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड, क्योंकि AgF और AgCl का है रिलेटिवली मोर स्टेबल देन AgF बिकॉज ऑफ पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसमें हार्ड हार्ड से कंबाइन करना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट से। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर वी आर स्टडिंग। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिएक्शन हुआ, अदरवाइज ये रिएक्शन भी नहीं होता। क्लियर है? ये था हमारा एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्किल हैलाइड बनाने का आखिरी मेथड है, दैट इज कॉल्ड हैंस-डीकर रिएक्शन, बोरोडिन हैंस-डीकर रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं, नहीं तो लाइटली ले लेते हैं, ठीक है। हैंस-डीकर रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो इस मेथड की इंपॉर्टेंस जान लो। ये आइदर एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड ही बना सकता है, आयोडाइड और फ्लोराइड नहीं बना सकता। सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड।
एल्काइल ब्रोमाइड। इस मेथड से आइदर एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड, द फर्स्ट थिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक, इट प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या इट प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इससे फ्री रेडिकल बनता है। ध्यान रखना, इस मेथड से फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, रेडिकल से जाएगा। ये क्वेश्चन हायर लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा था कि इस मेथड में कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। सो वेरी सिंपल, यू मस्ट रिमेंबर कि ये फ्री रेडिकल से जाता है, इट प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है। तीसरी बात, ये होता क्या है, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ ब्रोमीन और क्लोरीन, इसको जब हीट करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यही बात बताना है कि ये मेथड डीकार्बोक्सिलेशन का है, इसमें एक CO2 उड़ जाएगा, इट मीन्स कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें एक कार्बन लेस रहेगा देन रिएक्टेंट। वो जो CO2 था वो स्वाहा हो जाता है, फुर्र हो जाता है, उड़ जाता है, नहीं बचता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इट इज अ डीकार्बोक्सिलेटिव मैकेनिज्म, यहीं पे लिख दे रहा हूं, इट इज ए डीकार्बोक्सिलेटिव मैकेनिज्म जिसमें CO2 उड़ेगा मैकेनिज्म, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ, प्रोडक्ट हैव वन कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हैव वन कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का एक कार्बन क्या होता है, रिएक्टेंट से कम होता है। सो वन कार्बन इज लेस देन रिएक्टेंट। तो ये डिकार्बोक्सिलेटिव मेथड है, इसको डिसेंडिंग ऑफ सीरीज भी हम कह सकते हैं, इट फॉलो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का मतलब हो गया भैया कि ये कार्बन चेन के लेंथ को घटा देता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड था, अभी एराइल बचा हुआ है। सो दिस इज कंप्लीटेड, वी आर कंप्लीटेड प्रिपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। सभी मेथड से एल्काइल हैलाइड बनाने का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है। अब हम चलते हैं एराइल हैलाइड कैसे बनेगा ये जानने में, हाउ वी विल प्रिपेयर एराइल हैलाइड। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। सो इनको कैसे बनाते हैं, आइए वन बाय वन देखते हैं। हाउ एराइल हैलाइड्स आर फॉर्म। इनके मेथड कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो भी हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सो लेट्स स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, हाउ एराइल हैलाइड्स आर फॉर्म एंड व्हाट आर द टेक्निक्स वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड। पहले स्ट्रक्चर देखो, एराइल हैलाइड का ये स्ट्रक्चर है भैया, ये इस पे X जोड़ना है किसी भी हाल में। सो दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। अब ये कैसे बनेगा आइए डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। द फर्स्ट मेथड इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के हैलोजिनेशन से बनेगा। सो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं, आइए वन बाय वन। द फर्स्ट मेथड फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन एराइल हैलाइड दैट इज
हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं या ESR रिएक्शन बोलो, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो अगर आपको चाहिए कैलकुलेट चाहिए ही चाहिए तो आपको क्या करना है, एराइलेशन कर देना है एल्काइल हैलाइड का, ठीक, एराइल हैलाइड का। सो आप यहाँ पे एराइल हैलाइड बनाने के लिए बेंजीन ले लो, बेंजीन का रिएक्शन करा दो X2 के साथ। दिस X शुड बी आइदर Cl और Br, ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन नहीं कर सकते। इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3 हमें कंपाउंड मिलेगा ये, यहाँ पे X आकर जुड़ जाएगा प्लस एक HX निकल जाएगा बाहर, HX, ये हमारा हो गया हेलोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड हेलोबेंजीन, ठीक है, हेलोबेंजीन। अब सवाल है फ्लोरीन क्यों नहीं लिए और आयोडीन क्यों नहीं लिए। तो यही बात आयोडीन उसमें पीछे भी बचा हुआ था। सो अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लिया मैं, मुझे ऐसा क्या दिक्कत था नहीं लेने का। तो पहला दिक्कत ये देखो, फ्लोरिनेशन इज डिफिकल्ट, फ्लोरिनेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, फ्लोरिनेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये इतना अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि इसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, ये बहुत तेजी से आगे मूव करता है। सो वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, दैट इज वाई फ्लोरिनेशन कैन नॉट बी परफॉर्म, बिकॉज एक्सप्लोड कर जाएगा आखिरी में जाके, ठीक है। सो एक्सप्लोड कर जाएगा, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, तो हम लोग को जिंदा भी तो रहना है, इसलिए फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात, आयोडेशन इज डिफिकल्ट, क्यों? Iodation is difficult due to reversibility, difficult due to reversibility, reversibility caused by iodide ion, I minus ion, which is a strong reducing agent, which is a strong reducing agent, strong reducing agent। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या चीज़ हो गया कि रिड्यूसिंग एजेंट हो गया वो और ऐसा रिएक्शन करने में नखरा करने लगा, ऐसा क्या चीज़ है भाई, क्या दिक्कतें हैं? आइए इस दिक्कत को समझते हैं कैसे हुआ दिक्कत। हम आयोडेशन करने गए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आयोडेशन करा लेते, बट वो I माइनस का नखरे इतने हैं कि अब कौन उठाए, है ना, उसके नखरे कुछ ज़्यादा थे। इसलिए नखरे थे क्योंकि जब ये अकेला होता था, एक आयोडीन को छोड़ दिया, एक आयोडीन को छोड़ के जब ये HI बनाता था तो HI तो बन गया, बट अब इस HI का जरा डिफ्रेंसिएशन कर लो तो ये H प्लस और I माइनस में टूटेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाउ दिस I माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से जो हमारा ये H प्लस और I माइनस है वापस से इस पर अटैक करता है और I को लेकर रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता था, है ना। इसके नौटंकी की वजह से, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और हमें फिर से बेंजीन और आयोडीन फ्री हो जाते हैं। सो ये इसलिए करना डिफिकल्ट था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो सजेशन क्या है, अगर आप चाहते हो कि आगे आ जाए तो हमें इस I माइनस को गायब करना पड़ेगा और गायब करने के लिए हमें करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। अगर हम इस I माइनस को किसी भी तरीके से ऑक्सीडाइज कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो फॉर दिस ऑक्सीडेशन पर्पजेज वी विल यूज कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 या तो कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 या HClO4, इनमें से कोई भी यूज करोगे आप HClO4 तब आप आयोडेशन करा ले जाओगे। सो यूज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आयोडेशन में परफॉर्म, बट अगर आप आयोडेशन कराना चाहते हो और बिना इन रिएजेंट के, इन तीनों के, तो आयोडेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये रिएक्शन पीछे भाग जाएगा, ये रिएक्शन इमीडिएटली कहाँ जाएगा, बैक साइड चला जाएगा, और बैक साइड चला गया तो फिर नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं होने वाला, भारी नुकसान हो जाएगा, पूरा मेथड खराब हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है,
If you want to perform iodation, you must have the use of any of the following oxidizing agent which can convert this iodide ion into molecular iodine, which further participate in ESR, and we will obtain the desired product. Otherwise this reaction will proceed in backward direction and we will lose the product formation. वापस से रिएक्टेंट मिल जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? ये था फ्लोरिनेशन आयोडेशन न होने के बातें। अब अगर हमारे पास ये दे दिए तुमको भाई इसको बना के प्रोडक्ट बना के दिखाइए क्या बनेगा, ठीक, ये है, और रिएक्शन में हमने डाल दिया एक साइड क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक, सनलाइट, और दूसरे साइड क्लोरीन डार्क में डाल दिए, क्लोरीन इन डार्क, लाइट अंधेरा कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन का कोई भी, ठीक, आयरन Fe लिख दे चलेगा, ठीक, FeCl के साथ रिएक्शन करके FeCl3 बना ही लेगा वो। तो नीचे का रिएक्शन जो होगा वो आपको बनेगा आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड टॉलुइन, ये ESR फॉलो किया, ये Cl एक आर्थो बनेगा प्लस Cl पैरा पे चला जाएगा क्योंकि आपका जो मेथाइल है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट एंड सिंपल ये ESR, इसमें ये मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लोरिनेशन में आर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट एंड पैरा इज माइनर प्रोडक्ट, बट ब्रोमिनेशन में उल्टा हो जाएगा। और यहाँ जो बनेगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि सनलाइट बोले तो HNu, और अभी हम लोगों ने HNu के प्रेजेंस में देखा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पाथवे होता है, तो ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, और ये गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क। ये एकदम अच्छे से एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो तो ओपन करके यहाँ से पढ़ लेना, बट पढ़ लेना भैया, जरूर पढ़ लेना। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। फ्रॉम बेंजीन ESR करा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो, क्लोरिनेशन कराओगे तो क्लोरीन बनेगा, ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड है द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, सेंड मेयर रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को एकदम कंठस्थ करके जुबान पे रखना क्योंकि इससे इस बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है, अभी जनवरी वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया है, जिसके भी खाते में पड़ा होगा, जिसके भी हिस्से में आया होगा वो जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आएगा, फिर से वेट कर लो, नीट में भी आएगा, जेई में भी आएगा, CVT में भी आएगा, PGT जितने भी हैं आपके सब में आएगा क्योंकि रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसमें हम लोग लगाएंगे ट्रिपल VI। ट्रिपल VI का मतलब बहुत है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक होता इम्पोर्टेंट, एक होता ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक होता बहुत है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो IMP इम्पोर्टेंट, VIP वेरी इंपॉर्टेंट, डबल VIP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ट्रिपल VIT मतलब बहुत है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वही है ये, बहुत है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या सेंड मेयर ने 3 रिएक्शन कराए डाइजोनियम सॉल्ट से। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड के साथ, तो अकॉर्डिंगली हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन प्रोडक्ट मिलता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, सेंड मेयर रिएक्शन। तो इनका रिएक्शन जो था डाइजोनियम सॉल्ट से था, तो पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट आओ बना देते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, जब एनिलीन का रिएक्शन करोगे आप लोग, है ना, एनिलीन का रिएक्शन किससे करा दो, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट N3 नहीं सॉरी N2 प्लस HCl से, टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाउ दिस इज फॉर्म लाइक N2 प्लस and Cl minus, this is called benzene diazonium chloride, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सेंडमेयर यहाँ से चालू होता है डाइजोनियम क्लोराइड से, ये एनिलीन से ये बनाने का मेथड सेंडमेयर का नहीं था, सेंडमेयर ने सीधे डाइजोनियम सॉल्ट से काम किया, इसीलिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इन्होंने 3 रिएक्शन कराया था, ठीक है, दे हैव 3 रिएक्शन। आइए तीनों रिएक्शन कर लेते हैं वन बाय वन।
पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, पहले वाले में क्या किया, दूसरे वाले में क्या किया और तीसरे वाले में क्या किया। आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले पहले वाले में यूज किया Cu2Cl2 इन HCl सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे में Cu2Br2 इन HBr सॉल्यूशन, और तीसरे वाले में CuCN इन KCN। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट मिला। जब Cl वाला लिया सॉल्ट तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो वाला लिया तो ब्रोमोबेंजीन, और साइनो वाला लिया तो साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन इसलिए यहाँ पढ़ा दिए क्योंकि सेंडमेयर की बात हो रही है तो सेंडमेयर खत्म हो जाए। ठीक है, दिस इज द सेंडमेयर। सेंडमेयर के यही 3 रिएक्शन है। ठीक, सेंडमेयर ने यही तीनों कराया था, और कोई अगर मेथड है तो सेंडमेयर का नहीं है, वो किसी और का है। ठीक है, उसमें कोई भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अब देखो Cu2Cl2 को हम CuCl भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चाहे CuCl लिखो या Cu2Cl2 एक ही बात है। जो सॉल्ट लेना उसी का आपके पास एसिड होना चाहिए, नहीं तो फिर मैटर क्या हो जाएगा, इधर से Cl लिया उधर से Br आ गया तो फिर प्रोडक्ट में हौच पौच हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सेंडमेयर। सेंडमेयर यहाँ से चालू हुए थे, सेंडमेयर रिएक्शन। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन, तीनों प्रोडक्ट इनके मेथड से बन जाते हैं। दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होल 3 कंपाउंड विच इज मेंशन हेयर। यहाँ पे तीनों आपको मेंशन है, यहाँ से आपको डाइजेनियम सॉल्ट बनाना है। ठीक, सो ये सेंडमेयर ने किया था, ये सेंडमेयर ने किया था। उसके बाद एक रिएक्शन गटरमैन का है। ठीक है, अगला मेथड है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन ने क्या किया था, थोड़ी चालाकी कर दी थी। सेंडमेयर ने लिया था कॉपर का सॉल्ट और गटरमैन ने सिर्फ मेटालिक कॉपर यूज कर लिया था। इनके हिस्से में क्या, मेटालिक कॉपर यूज करके काम कर गए। मतलब अंतर कितना है जरा देखिए ना आप, इनके में जो कॉपर लिया गया मेटालिक कॉपर है, सॉल्ट नहीं है, और उन्होंने क्या किया था, कॉपर का सॉल्ट। तो ये क्या किया, डाइजोनियम सॉल्ट उठाए, डाइजोनियम सॉल्ट उसमें डाल दिया, ये N2 प्लस और Cl माइनस था। इन्होंने 2 प्रोडक्ट बनाए। एक में इन्होंने यूज किया मेटालिक कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और दूसरे में यूज किया मेटालिक कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। सो इनके रिएक्शन में सिर्फ कॉपर था, कॉपर का सॉल्ट नहीं था। और सेंडमेयर में क्या था, कॉपर का सॉल्ट था। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। तो ये कॉपर मेटालिक यूज करते थे तो क्लोरोबेंजीन बनता था, और इनके में जो यूज किए थे वो ब्रोमोबेंजीन बना। अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट बना। सो दोनों में जरूर ध्यान रखना किससे क्या बना है, दैट शुड बी रिमेंबर्ड, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था जब AMU कराता था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, डिफरेंस दोनों में। सो ये आपका गटरमैन का रिएक्शन है, गटरमैन ने ये बनाया था। डन है। अब उसके बाद एक बचा हमारे पास आयोडेशन और फ्लोरिनेशन करने का। सो डाइजोनियम सॉल्ट से आयोडेशन करेंगे। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, ये बहुत सरल है। प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। सो आयोडोबेंजीन कैसे बनेगा आइए देखते हैं। आयोडोबेंजीन इज फॉर्म बाय, जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग करा देते हैं रिएक्शन Ki के साथ, तो सिंपल सा हैलोजन एक्सचेंज होता है। सिंपल सा यहाँ पे हैलोजन क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। Ki के साथ रिएक्शन करा दो डाइजोनियम सॉल्ट का आप लोग, आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। जो पीछे आयोडेशन में नौटंकी हो रहा था वो सारा नौटंकी खत्म। ये देखो, ये देखो कितना आसानी से बन गया, ये कितना आसानी से NaCl बन गया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सिंपल होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, ये लो वो लो, बट यहाँ पे कुछ नहीं लो, सीधा रिएक्शन करो, काम बन जाएगा, फाइनल काम बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। दूसरा था प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा आइए देखते हैं। हाउ प्रिपेयर्ड फ्लोरोबेंजीन, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट से ही है। ठीक, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट से ही है। तो डाइजोनियम सॉल्ट को पहले यहाँ पे हमें करना पड़ता है हैलोजन एक्सचेंज बाय यूज ऑफ H
BF4, HBF4 का यूज किया तो हमारा HCl यहाँ से निकल जाता है, इसका H प्लस और इसका BF4 माइनस, यहाँ पे HCl बन के निकल गया। अब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये N2 प्लस और BF4 माइनस। ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हुआ, ठीक है, ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हुआ, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया, इफ इट इज स्ट्रांगली हीटेड देन फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2 गैस उड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से उड़ जाएगा। और अगर आपने इसमें KNO2 डाल दिया, KNO2, देन आपका नाइट्रेशन हो जाता है। सो हियर वी विल ऑब्टेन नाइट्रोबेंजीन प्लस BF3 प्लस KF प्लस यहाँ पे आपका N2 गैस उड़ जाएगा, ये आपका नाइट्रेशन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड, फ्लोराइड एंड रिलेटेड कंपाउंड। आपको इससे जो बनाना होगा बच्चों बना लेना, आपके पास सारा मेथड है। अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। सो दिस इज द ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। सभी मेथड्स हम लोगों ने हेलो एल्कीन और हेलो एरीन बना लिया है। ऑल मेथड्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। सो अब इस पे कल का जो होगा, कल का लेक्चर जो लेंगे उस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे इस मेथड पे। जितने मेथड्स आप लोग यहाँ पे देखे हो, वी विल कंप्लीट द होल रिएक्शंस, ठीक है। इन सभी मेथड के क्वेश्चन करेंगे, तो जो लोग को भी ये मेथड रिवाइज कर लो, पढ़ लो। कल इस पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करने के बाद, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करने के बाद फिर अगला ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट पढ़ाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाएंगे, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ जी, कंप्लीट रिवीजन कह लो या नई तरीके से कर लो, आपको जो सही लगे आप वैसे समझ लीजिए। मैं कंप्लीट एक बार में एक टॉपिक खत्म करूंगा। तो एल्किलाइड में 4 चीज़ें थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्किलाइड, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन एंड इट्स रिएक्शंस, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक दिन में मैंने ये कंप्लीट किया, एक में सब्स्टिट्यूशन, एक में एलिमिनेशन और एक में ग्रिगनॉर्ड। 4 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। सो सभी लोग से बस रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर ले। अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, पूरा वीडियो पढ़ के देखिए, तो चैनल को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने कॉलेज में, ग्रुप में, स्टूडेंट में, जो भी भाई बहन जो भी हो उनको शेयर कर दीजिएगा। कल हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना, हम सब इसके कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है।